मान लो कि एक बोट है पानी में, उसमें जयदीप सर है, राकेश सर है और आप हो। आपको एक को बचाना है, तो आप किसको बचाओगे? मैं खुद को बचाऊंगा। और जयदीप सर फिजिकली फिट है, वो खुद तैर के निकल जाएंगे, ठीक है। राकेश सर की कोई दिक्कत नहीं है, वो मान लो वो एक बार एक्स की वैल्यू मानेंगे और वो निकल जाएंगे आराम से। बचा फिर मैं, मेरे को तो फिर खुद ही बचना होगा, पहले मैं अपने आप को बचाऊंगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि ये डिम्पल आपने लगवाए हैं कि ये बचपन से हैं? ये बचपन से ही है और पता नहीं कैसे हो गया, मसल वीक है या क्या है, बट एवरीवन सेज कि ये अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं पता ये अच्छा होता है नहीं होता, बट बचपन से ही है। मुझे लगता है कि जॉन अब्राहम के बाद आपके सबसे बेस्ट डिम्पल है। जो डिसएग्री करते हैं वो कमेंट करके बताना कि ऐसा नहीं है। थैंक यू। मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बच्चे कई बार कमेंट करते हैं, लेकिन आई नेवर फाइंड कि ये मतलब लगता भी अच्छा है या नेचुरल है, तो पता नहीं चलता इसकी क्या वर्थ है। तो इसकी वजह से अटेंशन मिली है क्या, मतलब स्कूल टाइम पे लड़कियों से? स्कूल, मैं एक्चुअली बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मुझे कोएड स्कूल का तो लड़कों से अटेंशन मिली है? नहीं, उस समय वो चीज चलती नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हमारा कोएड स्कूल नहीं था, और कॉलेज में भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा माहौल होता था, तो कभी किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। हाँ, जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे तब बड़े मतलब बच्चे कहते थे सर आप बड़े क्यूट लगते हो, डिम्पल है ये वो, तो दैट वाज द टाइम। ओके सर, ब्लश कर रहे हैं। अब ये सवाल ही ऐसा पूछ लिया, ठीक है, थोड़ा डिम्पल से अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ी सी आपकी बचपन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बचपन था आपका, कौन कौन घर पे था, किस तरह की परिस्थितियां थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली वी आर अ बिग फैमिली, और हम 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो बड़ा परिवार दुख का आधार होता था। तो उसमें ये होता था कि जो बड़े के कपड़े वो छोटे को ट्रांसमिट होते चले जाते थे, और यही मतलब लाइफ चलती थी, और पता ही नहीं होता था, पूरा घर में मेला ही बना रहता था हर टाइम, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को, मम्मी पापा धूम धा धपड़ यही चलता रहता था सारे टाइम। तो बिग फैमिली, बड़े इश्यूज होते थे, और बचपन इसी में बीत जाता था, छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ना झगड़ना, और हमारी फाइट्स में अक्सर ऐसे होता था भाई बहनों में कि रात के 12 बजे तेरा सारा सामान मैं फेंकूंगी अलमारी से, इससे उससे। मेरी बहनों से ज़्यादा लड़ाई होती थी इस चीज़ में। अच्छा, आप सबसे छोटे थे कि? मैं सबसे छोटा था। तो स्पॉइल भी क्या होगा फिर आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा एक्चुअली थोड़े रिजिड थे हमारे, तो उस चीज़ को लेके वो कोई स्पॉइलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ये होता था कि एक सिंगल सेंटेंस उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला होता था कि यही कर रहा है तो यही कर रहा है, फिर कुछ। हमारी फैमिली में लीनियंट माहौल नहीं होता था, वो स्ट्रिक्ट रहते थे हमेशा, पढ़ाई का डर बनाए रखना, क्योंकि मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो टीचर हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वो ट्यूशन्स में भी हम सभी को इकट्ठे पढ़ाते थे। तो जब ट्यूशन से इकट्ठे पढ़ते थे तो 5, 6, 7, 8 बच्चे जब भी पढ़ते थे, तो मतलब क्वेश्चन गलत किसी का हो, पिटता मैं था। मैं एक बहुत अच्छा विक्टिम हुआ करता था उस समय, पर वो स्ट्रिक्ट माहौल बस फैमिली को मेंटेन रखने के लिए बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, आपके हिसाब से जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे किस तरह से होते हैं, मतलब जनरली? पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा एग्जिट ढूंढते हैं, वो हमेशा ये ढूंढते हैं कि घर परिवार में प्यार नहीं मिलना, वो वहाँ पर एक मतलब फॉल्स अपीयरेंस मेंटेन करते हैं, झूठ में जीते हैं, और बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो स्ट्रिक्टनेस मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं, गलत है। ओके, आपके हिसाब से आजकल पेरेंट्स को किस तरह से परवरिश करनी चाहिए अपने बच्चों की? पेरेंट्स को 11-12 साल तक बच्चे के साथ मतलब रिस्ट्रिक्टिव रहना चाहिए, कि वो ज़रूर से ज़्यादा चीज़ों के साथ फेमिलियर नहीं हो। हाँ, 12-13 के बाद एक फ्रेंडली मतलब उनका बिहेवियर रहना चाहिए, कि बच्चों के साथ वो सारे दुख सुख शेयर कर सके, वरना बच्चा बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के बीच एक कोजी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, फिर पेरेंट्स के पास वो कभी वापस नहीं आता। कुछ पेरेंट्स के बारे में बताओ, मतलब पापा के साथ कैसा रिश्ता था आपका, मम्मी के साथ? पापा ने मुझे कभी नहीं डांटा। हाँ, पापा का डर होता था आंखों का, ना पापा ने कभी पिटाई की। हाँ, मम्मी ने कभी कसर नहीं छोड़ी, मम्मी खूब सुताई करती थी, जहाँ फंसे वहीं पीट दिया। और फिर भाई थे, वो भी डांटते थे, पीटते थे। तो पापा का नेचर हमेशा ऐसा होता था, पापा एथिकली चीज़ों को समझा देते थे, कोई चीज़ एथिकल होती थी उस चीज़ को बड़े मोरल ग्राउंड्स पे ठीक तरह से समझाते थे। और उनकी मिसाल मैं कई जगह पर याद करता हूँ, जैसे कोई सिचुएशन होती थी तो उनकी जो बोली हुई मिसाल है वो हमेशा याद रहती थी। कोई एक बात याद हो आपको? ऐसे स्पेसिफिक याद नहीं आएगा, लेकिन कई बार सिचुएशन कुछ लाइफ में घटती है ना, तो उनकी वो मिसाल हमेशा तुरंत याद आती है कि हाँ पापा ये कहा करते थे, ये चीज़ बिल्कुल वैसे, मतलब वो लाइफ प्रिंसिपल्स थे कुछ, तो कई जगह पर काम आते हैं। ठीक है। और ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी? दादी जी तो नहीं थी जब मैं पैदा हुआ उस समय, पर दादाजी ने मेरे को बहुत पैम्पर किया।
आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 4th और 5th स्टैंडर्ड, तो दादाजी को लॉटरी खेलने का शौक होता था उस समय। तो उस समय की बात है ये, मैं जब 4th 5th में था तब एक लॉटरी लगी थी फैमिली की 1 लाख रुपए की। अच्छा। तो दादाजी मुझे बड़ा लकी समझते थे और वो मेरे बहुत शौक पूरे करते थे, खिलौने ये वो। मेरा बर्थ प्लेस नरेला है, तो वो घुमाने लेके जाते थे चांदनी चौक, वहाँ का अच्छा बहुत सारी फेमस चीज़ें खिलाते थे, कभी चाइना राम के ये खाओ वो खाओ, मतलब वो बहुत शौक पूरे करते थे। तो आप ये कह सकते हैं हम कि जो दादाजी होते हैं वो पहले दोस्त होते हैं एक बच्चे के लिए। हाँ, इसके पीछे एक ना फिलोसॉफिकल रीज़न भी होता है कि पिता अपनी सारी जवानी निकाल देता है बच्चों के लिए। जैसे मैं अपने पापा की बात करूं, जब हम छोटे थे पापा सारा टाइम शॉपकीपर हुआ करते थे पापा, तो उन्होंने सारा टाइम दुकानदारी में निकाला। जब उनके पोता पोती होते हैं तो वो रिटायरमेंट वाली एज होती है, वो फिर उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए दादाजी ने ज़्यादा टाइम दिया हमें, पेरेंट्स बहुत कम टाइम देते थे। ठीक है, ओके। तो फिर आप थोड़ा बड़े हुए, देन स्कूलिंग हुई, तो स्कूल में मतलब आपको स्कूल में हमेशा से इंग्लिश का मतलब पसंद थी नहीं, आपको कि बाद मेरा में हुआ 10th ऐसा? स्टैंडर्ड में मेरे 45 मार्क्स ही थे इंग्लिश के, और 6th स्टैंडर्ड में मुझे इंग्लिश पढ़ने का मौका मिला। और उससे पहले हम MCD स्कूल में ही पढ़े थे, तो प्योर गवर्नमेंट स्कूल, पढ़ाई वढ़ाई वैसे पहले भी वैसे ही होती थी। तो 10th स्टैंडर्ड में मुझे 45 मार्क्स थे मेरे सिर्फ इंग्लिश में। और हिंदी मीडियम मैथ्स से थे कि आप इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम से। और मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, मैथ्स से मेरे 70 मार्क्स थे। तो दैट वाज एन एज ऑफ ट्रांजिशन। 11th में मैथ्स मैंने लेने की कही, लेकिन फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं थी। उन्होंने डर होता था कि अरे मैथ्स जो बड़ा डरावना सब्जेक्ट है, तो नहीं दिलाया मुझे मैथ्स। फिर मैं आगे चलता चलता इंग्लिश मैंने लिया 11th 12th में मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले, उनका नाम था DS मलिक। उन्होंने इस इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझना सिखाया, और वहाँ से इंग्लिश में मतलब मेरे को बहुत अच्छा बूस्ट मिला। एंड आई गॉट गवर्नमेंट स्कूल्स में 70% क्रॉस करना चैलेंज होता था, आई गॉट 77 मार्क्स। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ थी उस समय। और फिर बस 12th के बाद फिर इंग्लिश लाइफ में मतलब ऐसे घुल मिल गई कि पता ही नहीं चला मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो 12th में आपने साइंस ली, कॉमर्स ली? 12th में ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज। तो थोड़ा ह्यूमैनिटीज के बारे में बताओ, क्योंकि यूजुअली जैसे मेरा क्वेश्चन भी यही था कि साइंस क्या कॉमर्स? नहीं, अब ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, हम तो आर्ट्स कहते थे उस समय। हमारे सब्जेक्ट थे इंग्लिश, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट होते थे। फिर वो बाद में 4 हो जाते थे, कोई एक छोड़ना पड़ता था। तो रेगुलर कॉलेज होता था, गवर्नमेंट कॉलेज ही होता था, तो वही चीज़। मतलब ह्यूमैनिटीज क्यों लिया आपने उस टाइम पे? यूपीएससी का कोई प्लान था आपका? यूपीएससी का कोई प्लान नहीं था। फैमिली ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पाती थी, और ट्यूशन्स नहीं का मतलब ये था कि जो करना है खुद से करना है, या फैमिली के एनवायरनमेंट में जो पढ़ाया जा सकता वो पढ़ लो। मेरी ग्रेजुएशन हुई आर्ट्स स्ट्रीम से, और उसके बाद मैंने MA किया इंग्लिश से। तो उसके लिए भी फैमिली में पूरा झगड़ा हुआ। फैमिली एग्री नहीं थी कि नहीं इंग्लिश से नहीं करना। क्यों? उन्हें ये डर था, नहीं उन्हें ये डर था कि फिर ट्यूशन्स की डिमांड करेगा। मैंने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जब MA किया और मेरे 65% थे, तो मतलब फैमिली को अचंभा लगा कि करके क्या आया है। तो ये भी एक स्ट्रगल था कि अपनी पसंद की स्ट्रीम कोई फैमिली मतलब उस समय अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस होती थी, वो भी सोच कर डरते थे। तो वो जो पूरा एक आपका एक पूरा दौर था, उसको थोड़ा सा एक बताओ थोड़ा सा उसके बारे में। और जो आपने बताया भी, जितना हमें पता चला है आपसे बात करके, कि इकोनॉमिकल कंडीशन वीक थी और स्ट्रिक्टनेस थी, तो उसमें थोड़ा सा आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हो अब? हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस तो बहुत ज़्यादा वीक थी, और सोशल नहीं मतलब लाइफ बनाने की इजाज़त होती थी कि फ्रेंड्स में घूमना। मतलब ये सोचो कि 12th की मेरी जो लाइफ थी उसी में मेरे को एक फ्रेंड सर्कल मिला, नहीं तो 10th तक मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। और हमारा गांव देहात का घर हुआ करता था, जिसमें 4 पीछे रूम्स होते थे, और आगे पूरा एक कंपाउंड होता था, जिसमें खेलना भी उसी में है, साइकिल चलानी उसी में चलानी है। साइकिल भी मिलती क्या थी, मतलब परिवार की एक ही साइकिल होती थी, उसी को उसमें चलाते थे, गिरते थे बस। मतलब एक्सटर्नल मूवमेंट कुछ नहीं होता था, सोशल लाइफ नहीं होती थी। और ग्रेजुएशन में जाकर दोस्त वगैरह कुछ मिले, तो मतलब रिस्ट्रिक्टिव सा बचपन है। अगर मैं अपने बचपन को बैठ के सोचूं तो मुझे एक्चुअल में स्कूलिंग के अलावा ये नहीं पता मेरा बचपन कहाँ गया। अच्छा, कोई एक हैप्पी मेमोरी आपको याद करनी हो
बचपन की? कुछ एक चीज़ें याद है, जैसे मैंने आपको बताया 4th-5th स्टैंडर्ड की वो घटना मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसके चक्कर में मुझे कई बार पकड़ पकड़ के चांदनी चौक ले जाया जाता था, और गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान के लिए हमारी फैमिली वहीं जाया करती थी, तो वहाँ लेकर जाया जाता था। तो दैट वाज अ पार्ट। कुछ चीज़ें याद है, मतलब पता ही नहीं, आज अगर मैं समराइज करूँ अपने बचपन का तो मुझे याद नहीं है कि बचपन कहाँ चला गया। ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपने 12th आपकी कंप्लीट हो गई, देन आपने बीए करी, एमए करी, फिर उसके बाद टीचिंग तक कैसे पहुंचे आप? स्टोरी थोड़ी रिवर्स में है। 12th किया, 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ फील होना शुरू हुआ कि जब तक आप बीएड नहीं है, जब तक आप डाइट नहीं करते, तब तक आपकी कोई वर्थ नहीं है। आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर इन अ प्राइवेट स्कूल, जिसमें मुझे 3,000 रुपये महीना मिलते थे। अच्छा, फर्स्ट सैलरी? वो फर्स्ट सैलरी थी आपकी कि आप पहले ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे? ट्यूशन में पढ़ाता था, ट्यूशन की अलग बात होती है। ट्यूशन कब से पढ़ाना स्टार्ट किया था आपने? ट्यूशन मैंने पढ़ाना शुरू किया था इन ईयर 2000। और कौन सी क्लास में हो गए आप तब? एज निकाल लेंगे बच्चे फिर आपकी। नहीं, एज तो 40 प्लस है मेरी। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ही हुआ था, तब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। और सबसे पहले होम ट्यूशन्स पढ़ाई, जिसमें मुझे 600 रुपये मिले थे। फिर क्या किया आपने उन 600 रुपये का? एक्चुअली मेरे बड़े भाई भी टीचर ही हैं, तो मतलब मैं जो भी पैसा कमाता था वो उनको दे देता था। और उनकी एक अच्छी हैबिट ये होती थी कि वो उस पैसे को इकट्ठा करके उन्होंने मेरे को ही मेरे बर्थडे पर कंप्यूटर गिफ्ट किया था। अरे वाह! तो उनकी बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने उस पैसे को जोड़ना भी मुझे सिखाया, और उससे कंप्यूटर मेरे लिए लिया। फिर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने समझाई कि किस तरीके से चीज़ों को, लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में जीतना है। तो जब स्कूल पढ़ाना शुरू किया, वहाँ जाकर पता चला कि बहुत वैल्यू है उनकी, जिनके पास एक अच्छी डिग्री है पढ़ाने के लिए। मैंने उस स्कूल को छोड़ा, फिर दूसरे स्कूल में गया, वहाँ पर भी यही ज़िल्लत महसूस हुई। फिर तीसरे स्कूल में गया, वहाँ पर ब्लंट इस बेइज्जती को महसूस किया। वहाँ से फिर मैंने छोड़ा, यूपीएससी की तैयारी मैंने शुरू की। और उस तैयारी में टफ होता था क्योंकि बिना कोचिंग और वही फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस, खर्चा नहीं होता था। तो फिर वहाँ से मैंने डाइट की तैयारी की। दिल्ली में जीबीटी को डाइट, डीएलएड इन नाम से जानते हैं। तो वहाँ फिर मैंने अपना मतलब पेपर दिया, और 2004 में मैंने अपना वो डाइट की। 2006 तक वहीं मेरी मुलाकात अरुण सर से हुई, जो रीजनिंग पढ़ाते हैं हमारे साथ। वो मेरे सीनियर रहे हैं, और अरुण सर ने भी मुझे लाइफ में बहुत अच्छा सिखाया है कि लाइफ को उतना ही सीरियस लो जब तक लाइफ आपको सीरियस ना कर दे। लाइफ में इतना सीरियसनेस रखो जितना लाइफ को आप अच्छे से समझ सकें। तो अरुण मेरे मतलब पहले ऐसे फैमिली फ्रेंड रहे हैं जिनके साथ मतलब मैंने लाइफ को बहुत अच्छे से जीना सीखा। उसके बाद फिर मैंने बीएड किया, फिर गवर्नमेंट जॉब लगी 2010 में, और चलता ही। अच्छा, उस टाइम पे क्या माहौल था घर पे? मेरा बचपन, मेरा यूथ अगर मैं कहूँ तो बगावत से निकला है, क्योंकि फैमिली ने जिस परसेप्शन से चीज़ों को देखा, उस परसेप्शन को मैं नहीं समझ पाया, और मैं अपना परसेप्शन उनको नहीं समझा पाया। मैं खुद 1 से 1.5 साल तक दुकान पर भी बैठा हूँ। मेरे पापा शॉपकीपर थे, तो मतलब आई नो हाउ टू रिपेयर वॉचेस। तो मुझे ज़बरदस्ती बिठाया जाता था, और उस समय मतलब ये होता था कि मैं पढ़ना चाहता था, मैं पढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती कि भाई खाना खाने के लिए उसको जाओ और तुम उसको भेज दो, तुम वहाँ बैठो। तो वो 3-4 घंटे वो मुझे टॉर्चर फील होता था, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो जब उस टाइम पे आप जब शॉप पे होते थे तो माइंड में क्या चल रहा होता था? वो ऐसा हो जाता है ना कि यू फील यू आर कॉट इन अ रॉन्ग जॉब, कि अगर आपके पेट में दर्द है और आप डॉक्टर की जगह किसी पुलिस वाले के पास जा रहे हैं, मेरे पेट में दर्द है, क्या इलाज करें, तो वो फील होता था। कोई कस्टमर आता था उस समय तो मतलब मेरा बात करने का मुझे डर लगता था, क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन नेचर, और एक कस्टमर बात करता था तो मेरे पास बोलने का तरीका ही नहीं होता था, तो वो समझता थे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो अपनी घड़ी लेके वापस चला जाता था। तो उस चीज़ को लेकर भी लॉस होता था, तो उसके लिए भी मैं सुनता था। तो 1.5 साल मेरी लाइफ का वो बड़ा टफ रहा कि वो बगावत कैसे करेंगी, घर वालों को कैसे समझाएगी मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ। ये जो टाइम आपने बताया, ये कब का टाइम है, मतलब जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे? ये कहानी है 2004-5 की, जब डाइट के एडमिशन से पहले की है ये कहानी।
4-5 के आसपास की कहानी। तो कुछ ऐसा आपने सोचा था कि आप एसएससी के इतने बेस्ट इंग्लिश के टीचर बन जाओगे ये या मैंने ऐसा कभी कुछ? नहीं सोचा। वो कहते हैं ना, मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं बस मेहनत करता रहा, और मेहनत करते करते मुझे एक वो बहुत अच्छी पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द रोड नॉट टेकन। आप एक रास्ता अगर पकड़ लेते हो, उसके बाद दूसरा रास्ता अपने आप जुड़ता चला जाता है, एंड इट वेंट ऑन, चलता ही रहा। और 2011 में मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ाना शुरू किया। एक्चुअली में डाइट में एडमिशन जब मैंने लिया, तो हमारा जो सर्कल मिला हमें, वो सारे के सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे साथ साथ पैरेलली। क्योंकि डाइट करने के बाद DSSB का ही एक एग्ज़ाम होता था, जिसके थ्रू हमें टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब मिलती थी। तो सभी ये कहते थे कि जॉब निकलती नहीं है टीचर्स के लिए, तो पैरेलली कहीं ना कहीं अपने पैर मजबूत करते हुए चलो। तो वहाँ इस पूरे नेटवर्क से मैं जुड़ता चला गया कि SSC क्या करता है, ये क्या करता है, वो क्या करता है। फॉर्म मैं खुद नहीं भरता था, मेरे बड़े भाई वही फॉर्म भरते थे, ये फॉर्म्स भरने हैं और ये पेपर है, ऐसा है वैसा है। जैसे आपके बड़े भाई का बहुत नाम आ रहा है बार बार, तो उनकी कोई एक एडवाइस आपको याद हो कि जो आज तक भी हेल्प करती है आपको? उनका, हाँ, एक चीज़ मुझे हमेशा अच्छी लगती है, मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं वो जब पढ़ाते हैं, मतलब उस समय जब पढ़ाते थे वो साइकिल पर पढ़ाने जाते थे, घर से 5-6 किलोमीटर तक साइकिल पे जाते थे, साइकिल से वापस आते थे। तो जो कमिटमेंट मैंने उनसे सीखा, मतलब चाहे बारिश भी होती थी वो तब भी पढ़ाने जाते थे। मतलब बच्चे डरते थे उनसे, यार ये नहीं मानता। तो मैथ्स पढ़ाते थे क्या? मैथ्स पढ़ाते। अच्छा, वो जो मीम्स उन पे तो नहीं बन रहे? मैथ्स पढ़ाते, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज़ है ना टीचर की, वो उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे अंदर ट्रांसफ़र की है। मतलब जो कमिटमेंट स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिलता है, वो अनइंटेंशनली उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ठीक है। मैं देखता था बच्चों के लिए नोट्स बनाते थे रात भर, क्वेश्चंस, और क्या बताऊं, जो न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स आते थे, उन पैम्फलेट्स के रिवर्स पे वो लिख लिख के क्वेश्चन पेपर बनाते थे बच्चों के लिए, और वो क्वेश्चन पेपर हैंड रिटन बच्चों को देते थे, जो भी उनके ग्रुप्स होते थे बच्चों के पढ़ने के। तो उसमें तो वो कमिटमेंट उनको देखा, वो हमेशा इंस्पायर करता है। ठीक है, ओके। तो जो न्यू टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए उनको आप क्या एडवाइस दोगे? टीचर बनने का सबसे अच्छा होता है, एक एटीट्यूड होना चाहिए। 2 तरह के टीचर होते हैं, एक इंसिडेंटल टीचर होता है, एक इंटेंशनल टीचर होता है। इंसिडेंटल टीचर हर कोई है, ग्रेजुएशन कोई भी कर रहा है, आपके गली मोहल्ले में आप देखोगे ना, जो भी लड़का या लड़की ग्रेजुएशन कर रहा है, वो छोटी मोटी ट्यूशन्स पढ़ा रहा है, वो इंसिडेंटल टीचर है। वो सिर्फ यही सोचता है कि बच्चा उसके पास आया पढ़ने के लिए, पढ़ाना कुछ नहीं, होमवर्क करवा दो, कहानी खत्म, सिखाना कुछ नहीं। वो इंसिडेंटल टीचर डैमेज करता है, कि वो बनना कुछ और चाह रहा था लेकिन बेचारा कुछ नहीं बन पाया, टीचर बन गया। हम मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं, इवन UPSC भी मैंने देखे हैं, टीचर खुद ये चीज़ बताता है कि मैं 5 बार इंटरव्यू डिस्क्वालीफाइड हूँ, आज मैं तुम्हें इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। आप समझो इस चीज़ को, वो स्टूडेंट्स के बीच क्या इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है जस्टिफाई करना। एक होता है पैशनेट टीचर, जो इंटेंशनल है, जिसने सोचा कि मेरे को पढ़ाना है बच्चों को, यार मेरे को और कोई काम आता ही नहीं है पढ़ाने के अलावा, तो मैं पढ़ाने का ही काम करूँगा। तो अगर टीचर आप बनना चाहते हैं तो वो पैशन होना चाहिए आपकी हर बात में, आपकी हर एक एक्टिविटी में, हर एक एग्जाम्पल में। तो ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया अपना करियर, फिर राकेश सर से कैसे मिले आप? राकेश सर से मेरी मुलाकात हुई 2012-13 में मुलाकात हुई, और हम पैरामाउंट में पढ़ाते थे। तो राकेश सर का नाम बड़ा अच्छा था, आज भी है, भगवान अच्छा है रखे हमेशा। तो मैं अक्सर पूछता था बच्चों से कि हाँ भाई मैथ्स, तो हमेशा यादव सर ही बच्चे कहते थे। और एक बैच था हमारा पैरामाउंट में, तो सुबह 9:30 की उसकी क्लास होती थी। राकेश सर की क्लास उस बैच में ज़बरदस्ती बच्चों ने लगवाई कहकर। अच्छा। हाँ, मतलब ज़बरदस्ती बच्चों ने लगवाई। तो सर की क्लास हुई, ख़त्म हुई, मैं अंदर गया तो मैंने देखा बिल्कुल डिसिप्लिन्ड क्लास बैठी हुई है, और मेरी क्लास में एक ही चीज़ होती थी, शोर मचता था। क्योंकि लैंग्वेज पढ़ाना एक अपने आप में चैलेंज होता है। लैंग्वेज इज़ नॉट कि आप उसमें नियम रटवाओ, वो नहीं, उसमें माहौल वो बनाना पड़ता है कि बच्चे उस लैंग्वेज के साथ अच्छे से खेलें, समझें। तो जब मैं गया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, सारे बच्चे चुप बैठे। मैंने क्या हो गया भाई, कोमा में कुछ चले? तो उन्होंने बताया सर यादव सर की क्लास थी। तो मैं जानता नहीं था सर के बारे में तब तक। चलती रही बात, ठीक है, पढ़ाया 2-3 दिन। पहली मुलाकात के बारे में बताओ राकेश सर। मैं ये बता रहा हूँ, उनके बारे में एक ऑरा क्रिएट हुआ मेरे दिमाग में। तो मैंने एक बच्चे से पूछा, वो हरियाणा का ही लड़का था, मैंने उससे पूछा बेटा क्या बात है? तो उन्होंने कहा सर यादव सर आते हैं क्लास के अंदर
और आते हैं, बोर्ड पे एक लाइन खींचते हैं, एक डॉट लगाते हैं, सीधा पढ़ाते हैं, फालतू की कोई बात नहीं, और चले जाते हैं। आपकी क्लास बिल्कुल 360 डिग्री घूमती है। आपकी क्लास में कहानी उल्टी चलती है। आपकी क्लास में हंसी मजाक से शुरू होता है, फिर हंसी मजाक पे खत्म हो जाती, पता ही नहीं चलता। फिर मेरी सर से मुलाकात हुई, जीटीबी नगर हम बैठे, सर बैठे हुए थे, मैं गया, तब मैंने जाके सर को छेड़ा, मैं कहा भाई तो वहां से थोड़ी गुफ्तगू शुरू खौफ, हुई। वो खौफ था कि एक रिस्पेक्ट थी सर के लिए? सर की एक अलग छवि यही थी कि मतलब सर सीरियस होकर पढ़ाते हैं और क्वालिटी कंटेंट पर ट्रस्ट करते हैं। तो क्वालिटी कंटेंट का बच्चा दीवाना ज़्यादा होता है। तो सर से जब वहाँ पहली बार मुलाकात हुई, थोड़ी बातें एक्सचेंज हुई, फिर धीरे धीरे मतलब वो मुलाकात अच्छी दोस्ती में बदली। यही चीज़। आज कितने साल हो गए मतलब आपकी दोस्ती को? 2012 से जोड़ लेते हैं तो 10-11 साल तो हो ही गए हैं। उनकी कोई एक बेस्ट क्वालिटी बताओ। राकेश सर की सीरियस होके सरकाज़म में वो बहुत अच्छी बात कह जाते हैं। मतलब कहो तो वो हंसी मजाक में कुछ उन्होंने कह दिया, अगर ध्यान से समझो तो उसमें बहुत गहरी बात बोलते हैं। मतलब उनकी बातें ध्यान से सुने। उनकी बातें ध्यान से सुननी बहुत जरूरी होती है। वो सरकाज़म में बहुत गहरी बात कहते हैं, कभी भी बोलते हैं तो। अच्छा, अब थोड़ा जयदीप सर के बारे में बताओ। तो मैंने एक चीज़ जो नोट करी है, वो स्टूडेंट्स ने भी नोट करी होगी कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही तो अपीयरेंस आने लग गई है कि 2 इंग्लिश के टीचर एकदम साथ आके फोटोज कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? ये चीज़ पहले क्यों नहीं थी? इंग्लिश में कभी कंपटीशन नहीं हुआ सीरियसली। इंग्लिश में और कोई अगर कंपटीशन करता भी है तो वो मुझे सेंसिबल लगता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना वो हार्ट से कनेक्टेड है। मैथ्स जो है वो माइंड से कनेक्टेड है, मतलब वो एक अलग सेगमेंट है। तो इंग्लिश में कभी कंपटीशन नहीं होता। आप कभी भी देखना 2 इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स अगर आपस में बैठते हैं तो वो फ्रेंडली नेचर उनका होता है। जयदीप सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो मैं अपने करियर में सबसे कलरफुल टीचर मानता हूँ जयदीप सर को। किसी के भी साथ बैठते हैं तो उनको बहुत पॉजिटिविटी देते हैं और कहते हैं ना कि एक देखने में कलरफुल एटीट्यूड डेवलप कर देते हैं। लॉकडाउन जब हुआ, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय मतलब इतनी नेगेटिविटी फैली हुई थी चारों तरफ, और रूम टू रूम ही हम रहते थे, घर से घर में, बाहर कुछ था नहीं। टाइम वेंट ऑन, उसके बाद लॉकडाउन खुला, जयदीप सर से पहली बार मिले तो उतनी अच्छी बातचीत नहीं होती थी। मुलाकात पहले भी होती थी, मिलते पहले भी थे, लेकिन उतनी अच्छी बातचीत नहीं हुई थी। जब हम ऑफिस में इकट्ठे बैठते थे, जब आइडियाज एक्सचेंज हुए, तो वो जो चेंजेस गिव एंड टेक हुआ ना, वो एक ट्रेमेंडस था, अनबिलीवेबल था। छोटी छोटी चीज़ों पर हंसना दोबारा से शुरू किया हमने, वरना लॉकडाउन की वजह से हम बिल्कुल पैसिव हो चुके थे। छोटी छोटी बातों पे हंसना शुरू किया, बैठे हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता था कब स्टाफ कौन छोटे से कैमरे से रिकॉर्डिंग करके वो रील बना के कहीं डाल रहा है, इधर उधर डाल रहा है। तो वो जब मैं खुद देखता था, मैं विश्वास ही नहीं करता था यार हम ऐसा भी थे, हम ऐसे भी रह रहे हैं। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी होती है। तो जयदीप सर बहुत बहुत ही पॉजिटिव हैं लाइफ को लेकर और बहुत पॉजिटिविटी बढ़ते हैं। अब सर उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है हमको कि जो जिनको तैयारी करते हुए 3-4 साल हो चुके हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करो कि उनको थोड़ी सी एडवाइस दो कि इस, जैसे आपने आज एक वीडियो भी अपलोड करी थी जिसमें आप थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। नहीं, मैं पढ़ाते वक्त कभी भी गुस्सा नहीं होता, कभी भी नहीं। लेकिन वो एक आर्टिफिशियल गुस्सा हमें दिखाना पड़ता है। वो सिर्फ इसलिए दिखाना पड़ता है कि स्टूडेंट कई बार टीचर को इतना कैजुअल ले लेता है, कहता है अरे यार ये क्या पढ़ा रहा है, छोड़ना, अरे यार क्यों पढ़ूं मैं, क्या जरूरत है। वहां जब टीचर गुस्से से अपने स्टूडेंट से दूर होने की कोशिश करता है ना, तब स्टूडेंट को लगता है कि मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट इंसान मेरे से दूर जा रहा है। वो फिर हमसे वापस जुड़कर और ज्यादा अच्छे से पढ़ता है। जो बच्चे कहते हैं ना कि मुझे 3 साल हो गए पढ़ते हुए सर, मेरे अच्छा रिजल्ट नहीं आता, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है। मैं अपनी लाइफ में अगर रिवर्स में सोचता हूं, मैं 1.5 साल दुकान पर बैठा, मैंने दुकानदारी की, मैं अगर वापस आज वहीं पर बैठकर ये कहूं कि मेरे से पढ़ाना नहीं हो रहा, मेरे से पढ़ना नहीं हो रहा, मैं क्या करता। तो लाइफ को अनसर्टेन बनाता है बच्चों का एटीट्यूड। आप 3 साल से पढ़ रहे हो, 4 साल से पढ़ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं एट द एज ऑफ 28 मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी। आज जिसकी एज 28 हो वो पढ़ सकता है, वो तैयारी कर सकता है।
बच्चे से पूछो, कहेगा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगी तैयारी। मैं कहता हूँ मैंने की है तैयारी, मैंने सिलेक्शन लिया है। तो बच्चा अपने अंदर के चैलेंजेस को खुद इतने बड़े बना देता है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता तो उसको तो कोई कुछ कह नहीं सकता। यहाँ से एक पॉइंट आता है कि आप बच्चों को फिनाइल क्यों पिलाते हो क्लास में? फिनाइल मानता हूँ उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव कीड़े पैदा हो जाते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है। पता है क्या होता है? देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, साइकोलॉजी वाली बात है। आपके सामने दो स्टूडेंट हैं, आपने दोनों को बिल्कुल सेम इंटेंसिटी से डांट दिया। एक बच्चा ऐसा है जो कुछ नहीं बोलेगा, आंखें नीचे झुका के और सॉरी बोल के चला जाएगा। दूसरा बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो आंखों में आंखें मिला के और कहेगा बाहर मिल। तेरे को मैं बताऊंगा, मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, मैंने ये चीज देखी है। बच्चा आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाता और कहता बाहर मिल। डांटा सेम, उसका इम्पैक्ट अलग। इसका मतलब स्टूडेंट की इंटेंसिटी इतनी खराब हो जाती है, कई बार वो उस चीज को इतना ज्यादा ईगो हर्ट मान लेता है, वो सोचता है कि अरे ऐसे कैसे मेरे को बोल दिया। तो वो फिनाइल पिलाने के दो मतलब हो जाते हैं। एक तो भाई तुम्हारे दिमाग में जो कीड़े पैदा हो रहे हैं इसको मार दो, इससे कुछ नहीं होना। कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब पढ़ा रहे होते हैं ना, हम इतने रिफाइन हो चुके होते हैं, हमें ये पता है कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर 50 चीजें बता सकता हूँ, लेकिन आपके पेपर में 3 चीजें आनी है, तो 3 नहीं 4 चीजें ही पढ़ लो बेटा, वही काफी है। वो बच्चा जानबूझकर 50 चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करता है ना, तो वो फिर सिलेक्शन की तरफ नहीं, वो नॉलेज भले ही ले जाएगा लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। उनसे हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जी मुझे नॉलेज है, आपने जो पढ़ा रखा है सब पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, 25 किताब पढ़ ली, 26 भी बता दो, सिलेक्शन ले लेगा भाई। वो डर लगता है, इसलिए फिनाइल वाली चाय ज्यादा मदद कर देती है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं सुबह ज़्यादा पढ़ पाता हूँ, रात में ज़्यादा पढ़ पाता हूँ, तो आपको नहीं लगता कि ये बहाने हैं एक तरह से कि कि मेरा बस सुबह ही 2 घंटा मन करता है पढ़ाई करने का, तो मैं बस सुबह ही पढ़ूंगा, शाम को करता है तो शाम को ही पढ़ूंगा? इस पे आपका क्या कहना है? 24 घंटे हैं हर एक के पास। आइंस्टाइन के पास भी 24 घंटे थे, न्यूटन के पास भी, मेरे पास भी, आपके पास भी, सभी के पास। अब उसमें वो सोता कितना है, खोता कितना, वो उसकी अपनी चॉइस है। इसलिए मैं कभी कोई भी आज तक कोई वीडियो ऐसी आप देखोगे नहीं जिसमें मैं बच्चे को टाइम टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, नहीं। इंडिविजुअल कैपेसिटी है, आप कितनी देर पढ़ते हो, कितनी देर सोते हो, क्या करते हो, आपकी अपनी चॉइस है। सबसे अच्छी चीज सिर्फ एक ही होती है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होकर खुद अपनी डिसीजन लो, आप कितनी देर पढ़ सकते हो। क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैं अगर वापस रिवर्स में जाऊँ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मिनिमम 14 आवर्स में पढ़ाता था, और उसके बाद रात भर में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का भी पढ़ता था, डाइट का भी पढ़ता था, सब कुछ पढ़ता था। तो हम कोई सिल्वर स्पून चाइल्ड नहीं है कि बचपन से सारे यश मिले हुए हैं। हमें तो हमारे टीचर भी ये कहते थे, बेटा जो लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ चलाता है ना, वही अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में लेके जाता है। क्योंकि जब तुम खुद कमा रहे हो और खुद अपने ऊपर खर्च करके पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें एक एक किताब की कीमत पता चलेगी। और फोटोस्टेट तक के भी पैसे नहीं होते थे, अपने हाथों से लिखना होता था हर एक चीज़। लाइब्रेरी से किताब ली, उससे लिखा, अपना वही चीज़ याद की, पेपर में जाके लिख कर आ रहे हैं। प्रोफेसर आता था पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाने के लिए, हमारी पीसीपी क्लासेस होती थी, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स। प्रोफेसर जो पढ़ाता था उसको ध्यान से सुनकर वही चीज़ लिख लेते थे, क्योंकि हमें पता बुक तो ले ही नहीं सकते। अब जो इस भाई ने बता दिया वही चीज़ पेपर में छाप के आते हैं, तो वहाँ से किसी तरीके से निकालते थे चीज़ों को। तो सर अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे। हाँ जी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, रेडी? एकदम रेडी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको राकेश सर की 3 चीजें चुरानी हो तो वो कौन सी होंगी? एक तो उनका हेयर स्टाइल, ठीक है, वो कभी लेफ्ट से बाल या राइट से बाल बाते हैं, दोनों तरफ से अच्छे लगते हैं, तो उनका हेयर स्टाइल, ठीक है। और एक उनका नोटीनेस, वो बहुत नोटी हैं। और तीसरी चीज़ उनका जो सरकाज़म है वो बहुत अच्छा है, मतलब गहरी बातों को आसानी से कह देना। हाँ, एक चौथी चीज़ और है कि उनकी सिंप्लिसिटी, दैट इज अनबीटेबल। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो कि एक बोट है पानी में, उसमें जयदीप सर है, राकेश सर है और आप हो। आपको एक को बचाना है, तो आप किसको बचाओगे? मैं खुद को बचाऊंगा। और जयदीप सर फिजिकल फिट है, वो खुद तैर के निकल जाएंगे, ठीक है। राकेश सर की कोई दिक्कत नहीं है, वो मान लो, वो एक बार एक्स की वैल्यू मानेंगे और वो निकल जाएंगे आराम से। बचा फिर मैं, मेरे को तो फिर खुद ही बचना होगा, पहले मैं अपने आप को बचाऊंगा। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप टीचर नहीं बनते तो फिर क्या बनते हैं? हम्म, कोई ऐसा प्रोफेशन, मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ और बनते, कुछ ऐसा जो आप बनना चाहते हो कि यार मैं सिंगर होता तो बहुत अच्छा लगता, ऐसा कुछ? टीचर नहीं तो मैं कुछ भी नहीं बन पाता, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ मतलब अंदर से आवाज ही नहीं आती कि मैं कुछ और। हाँ, मैं क्लास में मन भरने के लिए गा भी लेता हूँ और कुछ भी कर ले, लेकिन मैं टीचर के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दे तो भी आप टीचर ही चुनोगे? सिर्फ ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएससी कमीशन का हेड बनाने की आपको पावर मिले कि आप चूज कर सकते हो कि इस पर्सन को, एबीसी जो भी पर्सन है, इसको आपको हेड बनाना है, तो आप किसको बनाओगे? राकेश सर को। ऐसा क्यों? सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम और फ्यूचर को देखकर सारी चीज़ों की प्लानिंग करने के लिए ही इज़ द बेस्ट मैन। और मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं, मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि विजनरी प्लानिंग किसी भी कमीशन के हेड को होनी ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट को ये पता हो, जैसे यूपीएससी की हम बात करते हैं, अगर स्टूडेंट को ये पता हो कि मेरा अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, मई में एग्जाम होगा, तो बच्चा अपना 1 साल पहले से माइंडसेट करके उसकी अच्छी से तैयारी कर सकता है। अब चीज़ें ही अगर अनसर्टेन हो जाए तो फिर बच्चा कहीं का नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, आपने अपनी हॉबीज के बारे में नहीं बताया कि पढ़ाने के पैशन के अलावा और क्या क्या शौक है आपके? मेरी हॉबी है ड्राइंग। ओके। मैं टीचिंग में जाने से पहले मेरे बड़े अच्छे जानकार थे, तो उन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए मुझे बड़ा मोटिवेट किया, तो मैं उस समय ड्राइंग वगैरह करता था और पोर्ट्रेट्स भी बनाता था। मुझे बड़ा शौक होता था फेस बनाने का। तो अभी भी बनाते हो आप? मतलब अब टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं मिलता। अब इसके time- अलावा कुछ बुक रीडिंग वगैरह, कुछ एक अनयूजुअल सी हॉबी बताओ। पोइट्री लिखने का खाना खाना? शौक। खाने का इतना शौक नहीं है। खाने का शौक नहीं है आपको? नहीं। खाना- फेवरेट फूड? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। जो मिले वो खा लोगे? जो मिले वो। ठीक है। सीरियसली कुछ भी नहीं है। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही खाना है, ये कोई क्रेविंग्स नहीं है खाने को लेकर। खाना ठीक है, जितना है उतना ही ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि जैसे आजकल क्या हो रहा है कि मैं टीचर्स को देख रही हूँ जितने भी एसएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स की लाइन में है, वो अपनी वेल्थ बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, जैसे अपना घर हो गया, गाड़ी हो गई। आप इस तरह के कोई भी शौक नहीं रखते हो, तो वो राकेश सर से इन्फ्लुएंस हो आप या? नहीं, एक्चुअली टीचर की कोई वेल्थ नहीं होती। टीचर की कोई भी वेल्थ नहीं होती। टीचर की वेल्थ सिर्फ उसकी नॉलेज है या उसके स्टूडेंट्स हैं। और गाड़ी, कपड़े या घर ये दिखाना, ये टीचर की वेल्थ नहीं है। टीचर अगर आप फिलोसॉफिकली जाओ तो वैसे भी जानते हो कि मतलब माता पिता से ऊपर का दर्जा है। और कौन पिता अपने बच्चों के सामने ये दिखाता, देख मेरे पास गाड़ी है, देख मैंने इतना बड़ा घर बनाया। बच्चा क्या कहेगा थोड़े दिनों के बाद, फिर मैं क्या करूं? अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों के सामने ये दिखावा करता है इन चीज़ों का, थोड़े दिन तक बच्चा कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। एक दिन आएगा मैं क्या करूं? तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ दिखावे की है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को बांटो, उतना ही काफ़ी है। इस दिखावे से कुछ नहीं हासिल होता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल आप क्या सीख रहे हो? जैसे आपने बताया कि लर्निंग तो कभी रुकनी नहीं चाहिए। सिंगिंग आजकल मैंने भी रिसेंट में एक पूरा साउंड सिस्टम लिया है। अच्छा। माइक लिया है और मैं रात को जब नींद नहीं आती तो मंदी आवाज में मैं कैरोकी सॉन्ग्स गाता हूँ। कोई गाना जो आप ऐसे रियाज टाइप कर रहे हो कि बस हाँ, ऐसे ही रियाज। रैंडम? नहीं रियाज ही कर रहा हूँ प्रॉपर। मैं गाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जब और एज आगे बढ़ जाएगी तो 2-3 चीज़ें ही करनी है। एक लिटरेचर मेरा शौक है, जो पार्ट टाइम शौक है। लिटरेचर है, पोइट्री है या सिंगिंग है। इन्हीं चीज़ों को मैं अपना सोचा है कि आगे रिटायरमेंट के बाद ये एंजॉय करना है। ठीक है। अच्छा, कोई आपका कोई सपना हो जो आप शेयर करना चाहते हो कि ये विजन है मेरी, कि ये चीज़ अचीव करना चाहते हो? वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई इमोशन भी हो सकता है, वो कोई एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई एक सपना। एजुकेशन में कुछ भी। एजुकेशन में एक सपना मैं बता सकता हूँ, बाकी तो थोड़े भी अनयूजुअल हैं क्योंकि उनकी पिक्चर मेरे को खुद नहीं क्लियर है। हाँ, एजुकेशन में एक ट्रेमेंडस चेंज का मेरा सपना है। अगर एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाया जा सके, जैसे कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आजकल एक बहुत अंधापन है। मेरे पड़ोस में, मेरे फ्रेंड सर्कल में बताते हैं लोग कि यार ये अभी उसमें 3rd स्टैंडर्ड में है, इसको इतना कुछ आता है। तो वो
बकवास है, टू बी वेरी फ्रैंक। कम से कम 5th स्टैंडर्ड का जो आपका बच्चा है, आप उसको ये सोचो कि 6 या 7 साल तक के बच्चे को योगा में एक्सपर्ट होना चाहिए। उसकी रनिंग, उसकी फिजिकल एबिलिटीज, उसकी योगा, उसको इमोशनल स्टेबल कैसे रहना चाहिए, उसकी ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक एज आने के बाद भी बच्चा पढ़ सकता है। अगर एक बच्चे की 10-11 साल तक हम अगर उसको इस चीज़ पे ट्रेन करें कि वो योगा में अच्छा हो जाए, रनिंग अच्छी करे। अब आज के टाइम में मैंने देखा है जो पर्सनली छोटे छोटे बच्चे को चश्मे चढ़े हुए हैं, मोबाइल नहीं दिखाओ खाना नहीं खाता है। तो एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ पर मैं मानता हूँ कि ये एक ट्रेमेंडस चेंज होना चाहिए। हाँ, अभी हमारी आवाज़ में उतनी ताकत है नहीं कि हमारी कोई आवाज़ को सुनेगा, लेकिन अगर एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए जाएँ तो कम से कम 10 से 11 साल तक के बच्चे को योगा कंपलसरी कराई जाए, वो फिजिकल फिटनेस पर जागे, वो अपनी पर्सनल हाइजीन पर कॉन्शियस हो। 12 साल के बाद उस बच्चे को अगर मैं वैसे कर कहूँ कि कोई बच्चा अगर धीरे धीरे बड़ा भी होता है तो पढ़ाई बहुत जल्दी कर सकता है, लेकिन कितने बच्चे हैं आज के टाइम में जो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं? आई डोंट फाइंड। तो ये एक मेरा सपना है कि एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। ठीक, थोड़ा सा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है Sure. कि आप लास्ट कब रोए थे? नहीं, मैं नहीं रोया। आपको नहीं लगता कि रोना जरूरी है? मेरे को रोना आता है जब कोई मैं मूवी देखता हूँ और जिस मूवी में कोई किसी को मतलब पीट रहा हो, खासकर मूवीज में, या कोई किसी को मार रहा हो, या अभी रिसेंटली मैं बाहुबली दोबारा से देख रहा था, तो बाहुबली जो अमरिंदर बाहुबली और उनके साथ उनकी वाइफ है, जब उनको निकाला जा रहा था, उस गाने को देखकर रोना आ गया। उसमें तो मैं भी रोई थी। मतलब किसी के साथ जब अनजस्ट होता है तब मुझे रोना आता है, वैसे रोना नहीं आता। तो उसमें ये बोल सकते हैं कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप थोड़ा सा पंप अप कर लेते हो कि नहीं इस तरह से हैंडल हो जाएगी ये अभी सिचुएशन? केरला स्टोरी मैंने मूवी देखी तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जब उनके साथ वो अनयूजुअल चीज़ हुई, मतलब जो उनके साथ हुआ, तो उसको देखकर एक बार रोना है कि ये ठीक नहीं है, गलत नहीं देखा जाता इस तरह से, बस वहाँ थोड़ा सा रोना आ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स को तो आप दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बस 2-3 चीज़ें याद रखने लायक हैं। सबसे पहली, अच्छा सोचें, हेल्दी सोचें और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाए रखें। ज़रूरी है, मतलब वॉक करें, जिम जाना चाहें जिम ज़रूर जाएं, और लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी से हटाएं, क्योंकि आपकी तरक्की को आप खुद कभी भी नहीं अपने से दूर करते, लेकिन आपके नेगेटिव जो फीडर्स हैं वो उनको ज़रूर आपको अपने से हटा लेना चाहिए, भले ही वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो या मतलब घर परिवार के लोग भी क्यों ना हो। आपको जो नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, प्लीज़ उसके लिए अपने माइंड सेट को पहले ठीक कर लेना चाहिए, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है। एसएससी इंग्लिश में कोई एक ऐसी कोई बात बताओ कि ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, कि ये वाली चीज़ तो मत करना, जो ऑलरेडी बहुत आपको लगता हो कि ये जनरली बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बच्चा इतने मतलब छोटी छोटी चीजें पूछता है कई बार हमसे, सर नोट्स कैसे बनाएं, तो मेरे मुंह से जवाब आता है बेटा हाथों से बनाना है। तो ये कहता है सर वोकैबुलरी को कैसे याद करें। अब वोकैबुलरी को याद करने की ट्रिक्स बताई जाती हैं, क्लास के अंदर बताया जाता है, यूट्यूब सेशंस पर भी हम बताते हैं ये चीज़ ऐसे याद की जा सकती है। जब उसके बाद भी वो फिर से पूछे, वो फिर लगता है इसको क्या जवाब दे भाई। फिर ये महसूस होता है कि सामने खाना रखा है, अब खाना मैं नहीं सिखा सकता, आपको अगर उसकी वर्थ पता है तो आप उसको कोशिश करो। तो कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट वन। स्टूडेंट को बस इतना ही हमेशा याद रखना चाहिए कि जो पहला कदम है वो आप ही को चलना है। चलना कैसे ये मैं सिखा सकता हूँ, मेरा कोई भी साथी टीचर सिखा सकता है, लेकिन चलो तो सही। अब आप उसमें ये पूछने लगे जो मैं चलूं कैसे, वो मुश्किल होता है, उसका कोई जवाब ही नहीं होता किसी के पास। तो ये कि बस शुरू कर दो, मतलब तैयारी शुरू कर दो, ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछो कि ये कैसे शुरू करूं कर मैं, दो। वो अगर कोई कैसे ये करूं। कहता है सर मैं कितने घंटे पढूं, भाई तुम 10 मिनट पढ़ो, शुरू कर दो। सर 8 घंटे पढ़ना काफी है, भाई 1 घंटा पढ़ ले, शुरू कर दे। आज तुम 10 मिनट पढ़ोगे, कल को 20 मिनट भी पढ़ोगे। और स्टूडेंट्स का कबाड़ा करने वाले सबसे ज्यादा वो हैं जो आजकल मतलब
मोटिवेशन ही मोटिवेशन चल रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है, मोटिवेशन ही मोटिवेशन चल रहा है। मोटिवेशन का तो इतना बुरा हाल है कि रील पे रील चल रही है, मोटिवेशन बढ़िया आ रहा है, थोड़ी देर बाद रील देखी, बंद किया, खाना खाया, फिर कहा अब क्या करूं, मोटिवेशन हो गया, अब क्या करूं? अब कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे डोंट वांट टू रिलेट कि मोटिवेशन का मतलब यही है कि आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, आपको फोन साइड में रख के अपनी किताब उठानी पड़ेगी। वो अगर कोई करना नहीं चाहता तो फिर सब बोगस है। ठीक है सर, स्टूडेंट्स को बहुत कुछ पता चला होगा आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, और ये बहुत ही सीरियस टॉक रहा है, तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स को पसंद आएगा। आप थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच आप ये पॉडकास्ट देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।